हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और उसकी विशेषताएं। अब जो नया हमारा एस्टेट का सिलेबस आया है, चाहे वो TGT का हो चाहे वो PGT का हो, TGT और PGT का जो आपका फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, यानी कि A, B और C भाग में करके आपका सिलेबस दिया गया है। तो जो A भाग है आपका, वो मैंने पूरा आपकी जो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर जो हमारी भाषा से संबंधित जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, चाहे वो TGT एस्टेट हो चाहे वो PGT एस्टेट हो, दोनों के लिए मैंने वो एक फर्स्ट चैप्टर तो आपका बिल्कुल कंप्लीट करवा रखा है। आप पॉइंट टू पॉइंट देख सकते हैं, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। और जब मैंने सिलेबस देखा तो यही एक टॉपिक हमारा रहता था जो मैंने नहीं डाला था, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और उसकी विशेषताएं। और ये टॉपिक है हमारा TGT एस्टेट के लिए और PGT के लिए, उसमें भी पूछा जा सकता है। और जो UGC नेट वगैरह है, HPS से जो है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लेकिन आज मैं इसे स्पेशल मैंने TGT का सिलेबस देखकर मैं ये यहाँ पर टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। हालांकि आपके हिंदी साहित्य में दिया गया है ये देवनागरी लिपि, क्योंकि हिंदी जब सिलेबस हम पढ़ रहे हैं तो हमारी लिपि देवनागरी है, तो लिपि के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो लिपि की जो है मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है देवनागरी लिपि के नाम से। आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल की विजिट कीजिए, वहाँ पर आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर आपको आपका जो सिलेबस में मेंशन है वो टॉपिक वाइज आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। और मैं बिल्कुल ये वीडियो बना रही हूँ आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या पूछा गया है। तो आप बिना इधर उधर चक्कर काटे आप आराम से इन वीडियो को इत्मीनान से देखें और अपने नोट्स बनाते जाइए। तो सिलेबस का A पार्ट जो है मैंने दोनों का पूरा करवा रखा है। रही बात B पार्ट की और C पार्ट की, तो हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य भी हमने शुरू कर रखा है। और हिंदी साहित्य में आप लोग ये मत समझना कि उसमें तो ऐसे लिखा ही नहीं कि रीतिकाल और भक्ति काल और आधुनिक काल, इस तरीके से आपको बांट कर नहीं दिया गया है। उसने सीधा आपका काव्य रचनाएं लिखा है और उनके कवि लिखा है और गद्य और पद लिखा है। तो गद्य और गद्य की अगर बात करें तो उसमें आपके कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध ये सारे आ जाते हैं। और अगर पद्य की बात करें तो आपका जो रीति काल है, भक्ति काल है, आदि काल है, और जो आधुनिक काल की जो कविताएं हैं, यानी कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगति, प्रयोग और जो नई कविता का काल है, वो सारा उसके अंदर समेट लेता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप इस तरह से हमारे प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए, अपने सिलेबस को संपूर्ण कीजिए और लीजिए आप 40 या 45 प्लस 60 में से। तो आज का हमारा टॉपिक है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और उसकी विशेषताएं भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, जो कि आपके TGT के सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन है। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के इस उपविषय को। देवनागरी लिपि रोमन एवं फारसी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। देखो, हमारी जो लिपि है उसको वैज्ञानिक क्यों कहा गया है, अभी हम उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे आपको ये निश्चित हो जाएगा कि हमारी देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है। ठीक है, हम तथ्य के द्वारा इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि हमारी देवनागरी लिपि जो है वो वैज्ञानिक है। तो देवनागरी लिपि रोमन एवं फारसी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। इस लिपि में गुण अधिक हैं, मतलब हमारी जो लिपि है उसमें गुण अधिक हैं, दोष न्यूनतम है। इसकी वैज्ञानिकता के प्रमुख बिंदु निम्नवत है। तो कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे जो देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को स्पष्ट करेगा। तो पहला ही हमारा पॉइंट है वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता, आपसे अगर विशेषताएं पूछते हैं, मैं कम से कम आपको 8-10 विशेषताएं बताऊंगी। इनमें से आपका प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, कोई 3 विशेषताएं डाल देंगे और एक विशेषताएं ऐसी डाल देंगे जो हिंदी भाषा की विशेषता नहीं होगी। तो आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता को पुष्ट करती है या कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, इस प्रकार से। तो वर्ण विभाजन में भी हमारी हिंदी में वैज्ञानिकता है। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52
52 वर्ण है। आपसे पूछे कि हिंदी लिपि में कितने वर्ण हैं, तो कुल 52 वर्ण है। कुल की संख्या अगर पूछे तो 52 वर्ण है। ये वर्णमाला इस प्रकार है। तो अगर स्वरों की बात करें, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये हमारे कितने हैं, हमारे स्वर हैं। ये कितने हैं, हमारे स्वर हैं। इनकी संख्या 11 है। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जो ये स्वर हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। अब आपके पास ये बच जाएंगे कि मैम अंग और ए, ये और बच जाते हैं हमारे पास। इनको बच्चे हम स्वरों में शामिल नहीं करते हैं। अगर परंपरागत रूप से आपसे स्वरों की संख्या पूछे तो आप 13 बता सकते हो, क्योंकि उसमें इन दोओं को भी शामिल कर लिया जाता है। तो अगर फिर वैसे अगर हम बात करें, अगर आपसे नॉर्मल स्वरों की संख्या पूछे तो आपको 11 बतानी है। तो अनुस्वार है, अंग जो है हमारा, इसे हम अनुस्वार बोलते हैं। और जो ए है, विसर्ग है, जिससे का उच्चारण है से होता है, ये हमारा विसर्ग होता है ये। और अगर इन दोनों की बात करें हम, तो इन्हें हम हिंदी की भाषा में इन्हें अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन दोनों को अयोगवाह बोलते हैं। और ये बहुत क्वेश्चन जो है हर बार पेपर में, यानी कि ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी में अयोगवाह कितने हैं। तो अयोगवाह कितने आपके, 2, अंग और ए। तो ये अयोगवाह है। तो हम देखते हैं आराम से इसको। आपसे स्वरों की संख्या पूछे तो 11, अनुस्वार 1, विसर्ग भी 1 है। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। हमारी जो पूरी वर्णमाला है उसको स्वर और व्यंजन में विभाजित किया गया है। तो स्वरों में हमने पढ़ा, जो अभी स्वर हमारे 11 थे, इनके मैंने आपको बता दिया है। और अगर फिर ये तो हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक हो जाएगा। अगर हम इसे अलग से पढ़ें कि मूल स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, संधि स्वर कौन से हैं, तो ये बात हम हिंदी की जब वर्णमाला पढ़ेंगे उसमें समझाएंगे। लेकिन यहाँ जो हमारा टॉपिक है ये है हिंदी लिपि की वैज्ञानिकता का। तो इसमें हम इस तरीके से पढ़ते जाएंगे और अपने प्रश्नों को देते जाएंगे। तो व्यंजन जो है, व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन को हम वर्ग में बांट देते हैं। पहला हमारा कवर्ग होता है, फिर चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 तो हमारे पास वर्ग होते हैं। तो इनमें व्यंजनों की संख्या हो जाती है आपके पास 25। तो अगर इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो जो हमारा कवर्ग होता है वो सारा का सारा उच्चारण जो है कंठ से होता है। और अगर चवर्ग की बात करें तो इसके अंतर्गत भी आपके 5 वर्ण आते हैं और इनका उच्चारण स्थान होता है तालव्य। अगर ट, ठ, ड, ढ की बात करें तो इनके इसमें भी टवर्ग में भी हमारे 5 वर्ण होते हैं और पांचों का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। तय, थ, ध, धन, ये भी हमारे तवर्ग में आते हैं। और तय वर्ग जो है, इसके पूरे तवर्ग का उच्चारण स्थान जो है दंत है। अब पैफ है, पवर्ग की बात करें, इसमें भी 5 वर्ण हैं और पांचों का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है हमारा, यानी कि होठ से हमारा इनका उच्चारण स्थान होता है। तो ये कितने हो गए, हमारे पास 25 हो गए। अब यहीं पर मैं एक प्रश्न आपको बताना चाहूँगी कि जो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ हैं, एक बार यूजीसी नेट में भी यही प्रश्न पूछा गया था कि इनको भी क्रम से लगाना था। तो आपका पहले कंठ आएगा, फिर तालव्य आएगा, फिर मूर्धन्य आएगा, दंत आएगा और फिर ओष्ठ आएगा। जिन बच्चों को थोड़ा सा उच्चारण स्थान याद करने में दिक्कत होती है उनको मैं ये कहूँगी कि आप ये जो कवर्ग ये वर्ग हैं इन्हें सीक्वेंस से याद कर लें। कैसे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, फिर आता है पवर्ग। अगर हम गले से बोल ना सके, अपने अगर मुख की तरफ आप देखना, अपने फेस से लेकर चलना कि सबसे नीचे हमारा गला होता है, ये जिसे कंठ कहते हैं, फिर हमारा तालव्य का स्थान आता है, फिर मूर्धन्य का स्थान आता है और फिर दंत का स्थान आता है और गले से फिर सबके बाहरी तरफ हमारे ओष्ठ आ जाता है। इस तरीके से भी आप अपने आप से रिलेट करके इसका संबंध बनाकर आप याद कर सकते हैं। तो ये 25 वर्ण थे, 25 के 25 जो हमारे व्यंजन थे इन्हें हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन के दृष्टिकोण से हम इन्हें स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और अब आगे देख लेते हैं व्यंजन में और हम क्या क्या शामिल करते हैं। उसके बाद आता है अंतस्थ। अंतस्थ को कहते हैं ये, रे, ले, व जो होते हैं 4 वर्ण हैं, चारों हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आते हैं श, श, स
और है का जो ये चारों जो व्यंजन हैं इन सब का इनको कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इनको बोलते वक्त मुंह से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, इनकी संख्या भी 4 है। 25 वो हो गए ऊपर, और 4 ये और 4 ये। और उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, जो कि दो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये कितने हैं हमारे, इनकी संख्या भी 4 हैं। और द्विगुण जो व्यंजन है ड और ढ, और ये इनकी संख्या 2 हैं। और ये दोनों पेपर में पूछे जाते हैं कि द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, छांटिए, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो ये द्विगुण हमारे होते हैं 2। और इस तरीके से अगर हम टोटल व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन हमारे पास बन जाते हैं 39, और स्वर हमारे पास बन जाते हैं 11। तो कितने हो गए ये, 9 और 1 10, 50 हो गए, और 2 हमारे अयोगवा हो गए। तो ये टोटल जो वर्णों की संख्या हो जाती है हमारे पास 50 हो जाती है। एक एक मैंने आपको बता दिया है कि 50 जो 2 है वर्णों की संख्या किस प्रकार से बनी है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं हम, कुल वर्ण कितने हो गए, 52। आप देखो वैज्ञानिकता के पीछे क्या है कि हिंदी में कहीं पर एन के लिए न लिया जाता है, कहीं पर के साइलेंट होता है, लेकिन हमारी हिंदी की वैज्ञानिकता इस बात में है कि इसके लिए हर एक ध्वनि के लिए हर अलग से एक वर्ण दिया गया है, और जो वर्ण हम बोलते हैं, जो उच्चारण करते हैं वही लिखा जाता है, और जो हम लिखते हैं उसी को हम उच्चारित करते हैं। लेकिन ये इसमें वैज्ञानिकता इस बात में है हिंदी की कि जिस वर्ण जो वर्ण बोला जाता है वही लिखा जाता है, और जो लिखा जाता है उसी को हम वही पढ़ते हैं। तो ये इसकी वैज्ञानिकता है। इंग्लिश की तरह ये नहीं कि बोला कुछ और जा रहा है और लिखा कुछ और जा रहा है और पढ़ा कुछ और जा रहा है। तो ये इसकी वैज्ञानिकता है हमारी हिंदी भाषा की और लिपियों की तुलना में। तो अब हम बात कर लेते हैं स्वर। स्वर में भी ये इसकी विशेषताएं बता रही हूँ मैं आपको। स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। जो हमारे स्वर होते हैं वो आपको पता है कि 11 होते हैं और स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। उनको उच्चारण करने में किसी और स्वर की सहायता नहीं ली जाती है। वायु मुख विवर में बिना अवरोध के बाहर निकलती है। मतलब वायु जो है, हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वायु जो है बिना किसी रुकावट के सीधी बाहर निकलती है। किंतु व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। ये तो आपको भी पता है कि स्वर की परिभाषा आप 4th 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वर जो हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और व्यंजन जो हैं व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हम स्वरों की सहायता लेते हैं। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आने वाली वायु मुख विवर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। तो ये व्यंजन की विशेषता है। ठीक है, देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि न होकर अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिपि है। आपको पता है कि हमारी देवनागरी लिपि में जो भी ध्वनि हम मुख से उच्चारित करते हैं उसके लिए हर एक ध्वनि के लिए एक अक्षर है और एक वर्ण जो है हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारी देवनागरी लिपि की ये विशेषता है कि देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि न होकर अक्षरात्मक या वर्णात्मक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तीसरी विशेषता है समग्रता, जो कि इसकी वैज्ञानिक होने की पुष्टि करती है। देवनागरी लिपि में समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है, यानी कि रोमन लिपि में अण एवं न दोनों के लिए एक ही वर्ण एन है। रोमन यानी कि अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, अण के लिए भी हम एन लिखते हैं और न के लिए भी एन लिखते हैं, जबकि देवनागरी लिपि में इनके लिए अलग अलग वर्ण चिन्ह है। तो ये समग्रता जो है ये हमारी वैज्ञानिक लिपि की विशेषता है। अगला जो है उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। देवनागरी लिपि में अनुच्चरित यानी कि साइलेंट अक्षर नहीं होते, किंतु रोमन लिपि में कुछ शब्दों में साइलेंट वर्ण होते हैं जो लिखे तो जाते हैं किंतु बोले नहीं जाते। तो ये एक विशेषता है जो हमारी हिंदी को वैज्ञानिक बनाती है। जैसे KNIFE में के साइलेंट है और हम इसका नाइफ उच्चारण
करते हैं। ऐसे ही अगर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में P साइलेंट है और नॉलेज में KWD 3 साइलेंट ध्वनियाँ हैं और इसे हम नॉलेज बोल देते हैं। तो ये हमारी हिंदी की वैज्ञानिकता है। और देवनागरी लिपि में लेखन एवं उच्चारण में एक रूपता है। ये मैंने आपको बताया कि जो लिखते हैं वही बोला जाता है और जो बोला जाता है वही हम लिखते हैं। ये इसकी वैज्ञानिकता को पुष्ट करता है। अगली जो विशेषता है वो नियतता है। अगली विशेषता कौन सी है? नियतता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत है, जबकि रोमन लिपि में एक ध्वनि को लिखने के कई विकल्प हैं, इसलिए यहाँ वर्तनी की गलतियाँ होती हैं। देवनागरी लिपि में क ध्वनि को लिखने के लिए केवल एक वर्ण है क, जबकि रोमन लिपि में यह वर्ण कई तरह से लिखा जाता है। देख लो, आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं। क के लिए सी फॉर कैट, के फॉर किंग, और क के लिए देखो किंग बोल रहे हैं हम यहाँ, लेकिन के है। और सी के लिए, कैट के लिए भी हम क के लिए सी भी लिख रहे हैं और क के लिए हम के भी लिख रहे हैं, और के लिए हम क्वीन भी लिख रहे हैं, और क के लिए हम CH केमिस्ट्री भी लिख रहे हैं। तो ये रोमन लिपि है, लेकिन हमारी हिंदी में इन सब के लिए केवल एक ही वर्ण है और वह है क, जो कि इसकी वैज्ञानिकता को पुष्ट करता है। अगली जो है इसकी विशेषता है निश्चितता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण है। ये उच्चारण सदैव एक सा रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता, किंतु रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों में प्रयुक्त होने पर अलग अलग उच्चारण देता है। किस तरीके से हम देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, उदाहरण के साथ देखेंगे। बट में BUT बट, PUT पुट। किसी देखना, बट में यू ध्वनि ए का उच्चारण देती है। BUT बट जो यू है अट ए का उच्चारण दे रही है। पुट में देखो यहाँ पर यू का उच्चारण ए के लिए आया और यहाँ पर यू का उच्चारण ऊ के लिए हुआ। कैट में सी ध्वनि का उच्चारण देती है। तो हम यहाँ देख रहे थे कि यू का उच्चारण कभी तो ए ध्वनि को उच्चारित कर रहा है और कहीं पर यू की जो पुट में यू ध्वनि है वह ऊ का उच्चारण देती है। इसी तरीके से कैट में सी ध्वनि क का उच्चारण देती है और सीटी में सी ध्वनि स का उच्चारण देती है। लेकिन हमारी हिंदी में ऐसा नहीं है, ये सब अलग अलग हैं और इनका सबका स्थान भी निर्धारित है। निश्चित उच्चारण के कारण भी देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है। तो मैंने आपको कौन कौन सा बताया? निश्चितता बताया, समग्रता बताया, और अब अगली विशेषता है स्पष्टता। अगली विशेषता है स्पष्टता। ध्यान से देखेंगे, वैज्ञानिक लिपि वही मानी जाती है जिसके दो वर्णों में पारस्परिक साम्य के कारण अस्पष्टता न हो। इसका मतलब यह है कि पारस्परिक साम्य, दो वर्ण आपको दिखने में तो एक समान से दिखें लेकिन उनका उच्चारण अलग अलग हो, तो उसमें अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। पारस्परिक साम्य के साथ साथ उसमें अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। ठीक है। रोमन लिपि में कुछ चिन्हों की आकृति इतनी मिलती जुलती है कि हाथ से लिखने पर उनमें अस्पष्टता आ जाती है। जैसे सी और ई, एम और एन। कई बच्चे एम को ऐसे बनाते हैं और इंग्लिश में जब हम एन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो ये भी एम के जैसा दिख रहा है और ये भी इसके जैसा एम जैसा, ये एम है ही और एन भी एम की तरह ही लिखा जाता है। कई बार हम एल लिखते हैं और कई बार बच्चे आई ऐसे लिखते हैं, लेकिन आई के ऊपर डॉट नहीं लगाने से वो भी एल के जैसा ही दिखता है। तो ये कुछ अक्षर थे जिनको लिखने में हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन हमारी हिंदी में इस तरह की अस्पष्टता नहीं है। ठीक है। देवनागरी लिपि में वर्णों की यह अस्पष्टता नहीं है, इसलिए ये अधिक वैज्ञानिक लिपि है और कम खर्चीली। हमारी जो हिंदी है वो कम खर्चीली है। मात्राओं के कारण देवनागरी लिपि रोमन लिपि की तुलना में कम स्थान घेरती है, इसलिए वह कम खर्चीली है। तथा जैसे थोथा, आपने कोई शब्द लिखना है थोथा, तो हिंदी में तो इसके लिए देखना दो आ रहे हैं, दो व्यंजन है। यहाँ पर व्यंजन तो एक ही है लेकिन दो जगह पर आया हुआ है और ओ की मात्रा है, यानी कि 4 इन चीज़ों में आपका काम चल रहा है। और यहाँ पर देखिए स्पेलिंग कितनी बड़ी हो गई है। इसी तरीके से चंद्रिका, और इसने कितना स्थान घेरा है। स्कूल की अगर बात करें वर्ड शब्द की, तो स्कूल देखो यहाँ कितना स्थान घेर रहा है और यहाँ कितना स्थान घेर रहा है। तो ये क्या था? कम खर्चीली की बात है। लिखने में आपके पेज भी कम भरते हैं।
अब आगे बात करते हैं सरल, कलात्मक एवं सुंदर। देवनागरी लिपि सरल, कलात्मक एवं सुंदर है। इसमें व्यंजन संयोग के सरल नियम हैं। व्यंजनों का जब संयोग होता है तो इसके सरल नियम है, अतः वर्तनी की भूलों की संभावना कम रहती है। इन सभी कारणों से देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है। तो आई होप मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझाया है। बहुत ही अच्छा कंटेंट था हमारे पास और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देख लेते हैं देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता किस बात में है कि वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। दूसरा क्या है आपका, इसमें हमारी जो वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है, ये ध्वन्यात्मक लिपि न होकर अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिपि है और इसमें समग्रता है। ठीक है, अन और न के लिए मतलब अलग अलग ध्वनियाँ हैं, दोनों के लिए एक ही वर्ण एन है जैसे कि रोमन में, लेकिन हिंदी में ये अलग अलग हैं। तो समग्रता है। उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता है और उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता है। नियतता है। नियतता में हम ये पढ़ी कि कै के लिए कहीं पर कैट, कहीं पर किंग, तो लेकिन हमारे हिंदी में एक कै ही लिखा जाता है। निश्चितता है कि यू की ध्वनि यहाँ पर कभी ए दे रही है, कभी यू की ध्वनि का उच्चारण ऊ से हो रहा है, लेकिन हमारी हिंदी में इस तरीके से नहीं है। फिर स्पष्टता आ जाता है, फिर कम खर्चीली और फिर सरल, कलात्मक एवं सुंदर है। तो ये थी हमारी हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता और उसकी विशेषताएं। आपके सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो आप पढ़िए और नोट्स बनाइए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई हो, हमारा कंटेंट आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।